अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग 6 और 7 का लेक्चर नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे, लेक्चर 10 तक या 12 तक कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सर्चिंग एल्गोरिथम। बेसिकली आपके पास सर्चिंग दो एल्गोरिथम होते हैं। फर्स्ट है डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी DFS एंड सेकंड वन है BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये दो ऐसे सर्चिंग एल्गोरिथम हैं जो कि आपके यूज होते हैं काफी ज्यादा। इसमें आपको कहा गया कि इन द अदर वर्ड द नोड विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन Pn। याद रखिएगा, जिस नोड की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। Pn के अंदर P को तो हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी बताया और n जो है वो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। अगर हम DFS की बात करते हैं यानी कि सिंपल सर्च एल्गोरिथम की बात करते हैं DFS को लेकर, तो हमारे सामने जो फंक्शन की यूँ समझ लें कि इक्वेशन आती है या फार्मूला आता है वो है Pn इज इक्वल टू 1 raised to power हाइट n। ये याद रखना है, ये DFS का है। ट्री वैसे ही बनते हैं जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ट्री को बनाया था। एस को हम स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे यानी क्यू की तरह इनिशलाइज कर देंगे। एस से हमने मूव किया ए की तरफ। ए और बी हमारे पास दो इसके सब बन गए थे, सब चाइल्ड बने। ए का फर्दर हमने मूव किया सी डी एंड बी एंड ई एफ की तरफ। तो इस तरह हम बनाते हैं टेबल्स की ट्रीज। ये इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो आपको खाली ट्री बनाना होगा और आपको आना चाहिए ट्री बनाते कैसे हैं। सिंपल सर्च एल्गोरिथम के अंदर अगर हम बात करते हैं ना तो हम हमेशा स्टार्ट नोड को क्यू से इनिशलाइज करते हैं। याद रखिएगा, क्यू से हम हमेशा इसे इनिशलाइज करते हैं। लेक्चर नंबर 7 सर्चिंग एल्गोरिथम के अंदर फर्दर हम वैसे ही मूव कर रहे हैं। इसमें आपका पेपर रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थिंग है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, ये जो टेबल बना है ना, ये कुछ इस तरह है कि आपने इनिशलाइज किया क्यू से। विजिट आप जिस नोड की तरफ मूव कर रहे हो तो उसे विजिटेड में लिखते हो। सबसे पहले एस था, विजिटेड एस में आ गया। इसके बाद ये ए और बी है, तो एस ने विजिट किया था ना ए और बी को, तो हम ऐसे ए बी लिख देंगे। फिर सी डी और बी, ये सी डी एंड बी ऐसे मूव करता है यानी कि आप एक स्टेप फर्दर ऊपर रहते हो। सी डी हमने देखा तो हम इसे कहेंगे एस ए बी सी डी। इसके बाद ये इस तरह जी एच की तरफ जाएगा और जी एच और डी और बी। तो हम जब इसे ऐसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे एस ए बी सी डी, मतलब जितने भी हम विजिट कर चुके हैं वो सारे सारे इसके साथ लिखते जाएंगे। इस तरह ये आपका टेबल बन जाता है। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट आपके पास कुछ भी नहीं था। सिंपल सर्च एल्गोरिथम, तो इसमें अब हम देखते हैं BFS को। BFS का फार्मूला आपके पास आता है Pn इज इक्वल टू हाइट n, जिसमें आपको कहा यह जाता है कि जो मिनिमम विद एलिमेंट हैविंग मिनिमम या यूँ समझ लो कि प्रायोरिटी to the element with minimum Pn, the node with the largest value of a height will be at maximum priority। कहा यह क्या कि वो नोड जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू होगी ना, उससे हम मैक्सिमम प्रायोरिटी देंगे। और ये DFS की तरह मूव कर होता है। बाकी बनता ट्री ये वैसे है। BFS जो होता है आप उसे स्टेप बाय स्टेप चलते हो। DFS को आप पहले लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करते हो फिर राइट हैंड साइड कंप्लीट करते हो। बाकी ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्री वैसे ही बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हो, ऐसे ही देख रहे होते हो, तो काइंडली 2 सेकंड लगेंगे, मे बी 1 सेकंड ही की बात, आपने बस सिंपल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉब्लम जो आ जाती है DFS और BFS के साथ। DFS जो है ये स्मॉल स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, बट इसके पास मेजर प्रॉब्लम होती हैं। यानी कि DFS के अंदर आप जो भी रन करोगे वो फॉरएवर होगा। सर्च स्पेस के अंदर इन्फिनिट लेंथ पाथ उसके पास होगा। DFS कभी भी गारंटी नहीं करता कि वो शेलवेस्ट गोल के बारे में बात करेगा, ऊपर ऊपर से आपको बता देगा।
BFS जो है ये आपको गारंटी करेगा कि वो शेल्वेस्ट पाथ की तरफ जाएगा विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिट पाथ। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। इसके बाद ही हम प्रोग्रेसिव डीपनिंग की बात करते हैं, तो ये हमें बताता है कि BFS को हम यूज़ करते हुए DFS की तरफ जाते हैं, तो जो प्रोसेस हम अपनाते हैं उसे हम प्रोग्रेसिव डीपनिंग कहते हैं। बाकी ट्री आपके वैसे ही हैं। आपका एक ट्री आ जाता है तो आप समझें आपको हर ट्री आ जाएगा। आपको क्वेश्चन आता है तो आपने सिंपल वही ट्री बनाना होता है और उसमें ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। हम जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लेक्चर नंबर 8, इसमें हम बात करते हैं हिस्ट्रिकली इन्फॉर्म सर्चेस को। हिस्ट्रिक सर्चेस जो होती हैं ना, ये वो सर्चेस होती हैं जिनमें हम हर पॉसिबल सर्च पाथ को अप्लाई करते हैं। आप ट्राई करते हो, फोकस करते हो हर पाथ की तरफ जो कि आपको गोल के नज़दीक से नज़दीक तरफ लेके जा रहा होता है। याद रखिएगा, हेरिस्टिक कभी भी आपको राइट गैस नहीं देगा, ना कि आपको करेक्ट सॉल्यूशन भी नहीं देगा। बस ये आपको बता देगा कि ओके फाइन, हम नज़दीक पहुंच चुके हैं अपने गोल के पास। फिर जी वही ट्री आपके पास आया हुआ है। हेरिस्टिक कैन समटाइम मिसगाइड अस। याद रखिएगा, या मिसगाइड भी कर देते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म सर्च यूज़ की जा रही होती है ना, दैट इज़ हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग बेसिकली ये DFS है जिसके अंदर हम क्वालिटी को मुहैया कर रहे होते हैं हर नोड ऑफ ट्री की। ट्री के अंदर कितने नोड्स हैं उनकी क्वालिटीज़ को हम मुहैया करते हैं। सेकंड आपके पास आता है फुट हिल प्रॉब्लम। अभी हमने हिल क्लाइंब देखा ना, अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जो कि फर्स्ट है फुट हिल प्रॉब्लम। इसमें होता क्या है कि आप कंसिडर करो ना कि एक माउंटेन है जिसका ग्लोबल मैक्सिमा जो है, उसके हाईएस्ट पीक है, उसका ग्लोबल मैक्सिमा है, लेकिन आप एक अंधे इंसान को ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुंचाने के लिए क्या करोगे? यानी कि वो जब इंसान उस हिल के ऊपर चढ़ेगा तो वो हर स्टेप को लेगा ना, वो उसका जो हर स्टेप है उसे हायर से हायर की तरफ लेके जाएगा। अब इसमें होता क्या है, देखिए पहाड़ के अंदर मतलब होती हैं बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ ऊंचाई होती है और उसके साथ ही आपके पास शैलोएस्ट पार्ट भी होता है। अब कभी कभी वो अंदर जो है तो वो ऊपर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप लेगा तो वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, स्टक हो जाएगा, वो समझेगा शायद मैं ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुंच चुका हूँ, तो इसे हम फुट हिल प्रॉब्लम कहते हैं। सेकेंड है प्लेटो प्रॉब्लम। इसके अंदर जो माउंटेन जिनके फ्लैट एरियाज होते हैं, जिन्हें हम प्लेटस कहते हैं, फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर ब्लाइंड पर्सन नहीं कर सकता, तो वो फ़ौरन से उसके साथ स्टक हो जाएगा। एक बहुत बुरा प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं वो रिजिड प्रॉब्लम होता है। इसमें हम देखते हैं कि एक नाइफ एज काउंटर होता है जो कि आपको, ये देखिए मैं डायग्राम की तरफ लेके जाती हूँ, आपको ना ऊंचाई की तरफ लेके जाता है ना नीचे की तरफ लेके जा रहा होता है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने जाना किस तरफ है। तो इस ऐसे को हम रिजिड प्रॉब्लम कहते हैं। अब इन सारों का सलूशन क्या है? रैंडमनेस। आप रैंडमनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि इन सारों का सलूशन जो है वो रैंडमनेस है। अगेन हिल क्लाइंबिंग का आपके पास टेबल है जो कि आपके पेपर में नहीं आता। बीम सर्च प्रोसीड। बीम सर्च जो है वो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनमें हम बात करते हैं एन पॉसिबल चॉइसेस को हर लेवल पर। बीम सर्च जो होता है वो बेस्ट देता है अपना के तक जाने के लिए। अब के क्या है? वो एक ऐसा पैरामीटर है जिसे हमने सेट किया था, हमने कहा था कि ये आपका ग्लोबल मैक्सिमा है। बीम सर्च उस तक पहुंचने की आप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये था लेक्चर 8। जल्दी से 9 को देख लेते हैं। बीम सर्च की तरह अगर हम बेस्ट के नोड की बात करते हैं हर लेवल पर, तो जो BFS है ये आपके पास ओपन नोड्स लेके आता है, तो ये आपके पास एक बेस्ट होता है। अब यहाँ BFS क्या है? ये बेस्ट फर्स्ट सर्च है। जब हम बीम्स के बारे में बात करेंगे ना, याद रखिएगा उसके अंदर जब BFS यूज होगा ना, वो बेस्ट फर्स्ट सर्च होगा। अगेन आपके वही चल रहे हैं ट्रीज में कुछ भी समझाने का नहीं है। हिस्ट्रिकली इन्फॉर्म प्रोसीजर जितने भी होते हैं वो बेटर तो होते हैं, लेकिन वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं देते। ऑप्टिमल सर्चेस की अगर हम बात करें ना, तो हमारे सामने वो सॉल्यूशंस आते, याद रखें ऑप्टिमल सर्चेस के ना आपके पास एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं।
लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो ऑप्टिमल सर्च है, जब इसे सोल्यूशन मिल जाता है ना, वो वहीं रुक जाएगा, वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ नहीं जाएगा। ये बात यहाँ पे बताई गई थी। आपके पास ये एक ब्रूट फोर्स मेथड यूज होता है जिसे हम ब्रिटिश म्यूजियम प्रोसीजर कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के अंदर। इसके बाद ही आपके पास ब्रांच एंड बाउंड है। ब्रांच एंड बाउंड के अंदर भी हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे होते, यानी हम ब्रांचिंग कर रहे होते हैं और एक साथ जोड़ते जा रहे होते हैं। ब्रांच एंड बाउंड के बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो लेक्चर आ जाएगा आपका। ये थोड़ा सा आपके पास ब्लर होगा क्योंकि हम तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपका पेपर रिलेटेड कुछ भी नहीं है। जब तक मैं आपके पेपर तक पहुंचती हूँ तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ब्रांच एंड बाउंड के अंदर एक इम्प्रूवमेंट की गई थी जिन्हें कहा गया था कि एस्टिमेट्स और डायनामिक। हेरिस्टिक एस्टिमेट यानी कि आप यहाँ पे एस्टिमेट करते हो कि कितना सॉल्यूशन स्पेस के अंदर हमने ट्रैवल किया। जो सेकंड इम्प्रूवमेंट डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो सिंपल आइडिया है जिसके अंदर हम देखते हैं कि स्पेसिफिक नोड के अंदर पहुंचते हुए हमें कितने डिफरेंट पाथ की मदद मिली हमें और उसकी कॉस्ट कितनी मिनिमम थी। इसके बाद ही हम देखते हैं अब ये जो इम्प्रूवमेंट हुई थी ना इसके अंदर, इसे एक नाम दिया गया था ए स्टार प्रोसीजर। ए स्टार प्रोसीजर बेसिकली ब्रांच और बाउंड टेक्निक है विद इम्प्रूवमेंट ऑफ एस्टिमेट एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यानी कि इम्प्रूवमेंट के साथ ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक को ए स्टार प्रोसीजर कहा गया। ए स्टार प्रोसीजर के बाद ही आपके पास आ जाता है ये सारे टेबल हैं। टेबल्स को हम स्किप करें, मैं टेबल्स कह रही हूँ, ये ट्रीज हैं आपके। इन ट्रीज को हम स्किप करें क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एक ट्री आप बना लोगे ना तो उसके बाद आपको ये आपके पेपर में नहीं आते। ऐसा कोई ट्री आपके पेपर में नहीं आता। ट्री आपका बेसिकली वो आता है जो मैंने आपको बताया ना इम्पोर्टेंट है, और बीएफएस और डीएफएस का कोई भी ट्री बनाना आ जाता है, अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं होता। एडवर्सरियल सर्चेस, जब तक हम सर्चेस के एंड पर आ जाने या यूँ कह लें कि एक पर्सन एक एजेंट ने सर्च स्टार्ट किया किसी भी सॉल्यूशन स्पेस को लेकर, तो उसके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, यानी कि वो मल्टीपल एजेंट्स की मदद से काम कर रहा था, बहुत सारे सिनेरियोस यूज़ कर रहा था गेम खेलते हुए भी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक प्लेयर है ना, वो दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हैं, उन ओपोनेंट प्लेयर्स को हम एडवर्सरीज कहते हैं। वो अपने मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग वैल्यूज़ के साथ चलते हैं। जब हम दोनों प्लेयर्स की सर्चिंग के बारे में बात करते हैं तो दोनों जो हैं वो एक ही जैसे सर्च कर रहे होंगे, उनका गोल एक होगा, सेम सॉल्यूशन स्पेस यूज़ हो रही होगी, एडवर्सरी सर्चेज हो रही होंगी, मतलब हम उसे कहेंगे। अब मैं अगर आपको बात बताऊं तो आप पबजी खेलते हो। पबजी में आप लोगों के पास एक प्रॉपर एक ही जैसा आपके पास एक लोकेशन होती है, वेपन आपके पास एक जैसे होते हैं, इवन आप उन वेपन्स का यूज़ भी एक जैसा कर रहे होते हो। आपके पास जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, बट आप ओपोनेंट हो ना, एक दूसरे के मुखालिफ खेल रहे हो, तो आप जो ओपोनेंट है वो एडवर्सरीज थे। जो मूवमेंट आप कर रहे हो एक दूसरे को मारने के लिए, उन्हें हम एडवर्सरियल सर्चेस कहते हैं। होप सो आपको अब समझ आ गया होगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। लेक्चर 10 है आपके पास मिनी मैक्स प्रोसीजर। जब हम अज्यूम करते हैं सिचुएशन एनालाइजर को तो हम कन्वर्ट करते हैं अपनी हर जजमेंट को बोर्ड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लेकर। अब ये जो सिचुएशन एनालाइजर है ना, इसे हम कहते हैं स्टैटिक एवुलेटर, और जो स्कोर नंबर कैलकुलेट कर रहा होता है ना, इसको एवुलेटर को से कहते हैं स्टैटिक एवोल्यूशन ऑफ दैट नोड। इसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं ये फेवर आपकी शो कर रहे होते हैं एक प्लेयर की तरफ, नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो फेवर कर रहे होते हैं दूसरे की तरफ। और इस सारे प्रोसेस को हम मिनिमाइजिंग प्लेयर और मैक्सिमाइजिंग प्लेयर कहते हैं। ये उसका ट्री है। अच्छा, इसमें आपके पास ये अल्फा बीटा प्रोनिंग क्या है? अल्फा बीटा प्रोनिंग बेसिकली एक सर्च एल्गोरिदम है जो कि आपके नंबर ऑफ नोड्स को डिक्रीज करता है, यानी माइनस कर देता है आपके एल्गोरिदम के अंदर से। यानी आपने जो सर्च ट्री बनाया था उसमें वो आपके जो आपके अननेसेसरी नोड्स होते हैं उन्हें वो माइनस कर देता है। ये देखें, इसने यहाँ से मूव किया और ये सारा मिनी और मैक्सी करता गया। आपको इसकी सिंपल डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आपके पास ये आता है ना
लेकिन मैं आपको इसकी एक कंप्लीट फॉर्म दिखाती हूँ। मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देती हूँ जो बहुत इजी होता है। हाँ, अब आपके पास 50 है ना, तो आप याद रखें आपने स्टार्ट मैक्सिमाइज से करना है ना, तो आप 50 उठाओगे, 90 मत उठा लेना। 50 और आपका ये पूरी साइड 50 चलेगी। सेकंड आप 40 को स्किप करोगे, 70 की तरफ जाओगे, 10 को स्किप करोगे, 60 की तरफ जाओगे, देन आप इस तरह मूव करते जाओगे। आपका ये पेपर में आता तो नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए एक ट्रिक बता रही थी। तो ये था जी लेक्चर नंबर 10। इसकी समरी में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया कि एक इंसान जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसे वो इंटेलिजेंट कहते हैं। क्लासिकल अप्रोच इसमें हमने बात की प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कंपोनेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के देखे, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे जो कि मैं अभी आपको सारा डिटेल में बता चुकी हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अभी समझ ना आया हो। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।